एक्सप्रेशन याद होगा, अनपोलराइज्ड लाइट इंटेंसिटी मान लो कुछ भी है, IM मान लो, मैक्सिमम इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड लाइट का होता है। P1 है, पोलराइड से पास कराया, पोलराइज मिल जाएगा, लाइट में पोलराइज मिल गया, पास एक्सिस इसका मान लो ऐसे ही वर्टिकली है, तो हमें ऐसा वाला वाइब्रेशंस मिल जाएंगे और ये पोलराइज लाइट हो जाएगा, डॉट गायब हो जाएंगे। अब इस पे P1 के डायरेक्शन से 30 डिग्री पे P2 रखा और P1 से 90 डिग्री पे P3 रखा, P1 बाद P2, P2 बाद P3, और P3 के बाद जो लाइट आएगा इसका हमें इंटेंसिटी चाहिए। P1 is perpendicular to P3, P1 P2 में एंगल कितना है 30 डिग्री। बताना है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट I double S आफ्टर P3, ठीक है। IM है मैक्सिमम इंटेंसिटी, मान लो वैल्यू है 20 यूनिट, कैलकुलेट करने हैं I डबल डैश जो P3 के बाद निकलेगा। पहले P1 से पास कराया, P1 से 30 डिग्री पे P2 रखा, P1 से 30 डिग्री पे P2 रखा और P1 से 90 डिग्री पे P3 रखा। मीन्स P1 से P2 है 30 पे, तो P2 से 60 डिग्री पे रहेगा फिर, तब ये पहले वाले से 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो हमें बताने हैं लाइट आफ्टर P3, लाइट इंटेंसिटी आफ्टर P3, ये बता दें। क्वेश्चन ऐसा आता है, ये न्यूमेरिकल है पोलराइजेशन पे, ये वाला प्रीवियस बैच में करवाया था। ये इंटरफेरेंस नहीं, इंटरफेरेंस में आधा घंटे का टॉपिक अभी रहता है, कंडीशंस 6-7 कंडीशंस और उनके एग्जाम्पल जस्टिफिकेशन वो रहते हैं, सुनने वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि आज डिफ्रैक्शन में भी कुछ चांस है कि थोड़ा बहुत बच जाए दोनों काम। देखो P1 के बाद क्या होगा भाई, P1 के बाद पोलराइज, आफ्टर P1 एम्पलीट्यूड है मान लो A, इंटेंसिटी मान लो I0 K स्क्वायर विच विल इक्वल टू IM/2। आफ्टर P1 तो यही होता है, एम्पलीट्यूड इज A, एम्पलीट्यूड मान लो A है, इंटेंसिटी I0 है, तो ये I0 कितना होगा K स्क्वायर होगा, और जो कि अनपोलराइज्ड लाइट इंटेंसिटी का हाफ होगा। पता है ना, पोलराइज होने पे क्या होता है, इंटेंसिटी हाफ हो जाता है, और एम्पलीट्यूड अगर A है तो इंटेंसिटी विल बी KA स्क्वायर होगा। ऐसा रोनी अटेंडेंस तो बन रहा है, बोलो ऐसे मत बोलो, टेस्ट के नाम पे भाग गया था, उसके नाम पे भाग गया, इसका मतलब क्या है, क्या नाम है? तो आफ्टर P1 तो यही हाल होगा, P1 के बाद ये मिला एम्पलीट्यूड A, P2 के बाद क्या मिलेगा, ये P1 में जो आउटपुट है वही तो P2 में इनपुट बनेगा। आफ्टर P2 बताओ क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ के बाद जो ये एम्पलीट्यूड यहाँ मिलेगा वो क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ, इधर एम्पलीट्यूड ऐसे वाला था, अब 30 डिग्री पे है, तो यहाँ से एडेस क्या मिलेगा, A cos 30 डिग्री, तो एडेस इज इक्वल टू A cos 30 डिग्री। इसके हिसाब से इंटेंसिटी निकालना होगा तो निकाल सकते हैं, लिखो मत, लेकिन ये तो हमें इंटेंसिटी नहीं चाहिए, हमें ये इंटेंसिटी नहीं चाहिए, ये जो एम्पलीट्यूड है ये अब P3 में पहुंचेगा। तो अब आफ्टर P3 देखें, आफ्टर P3 क्या होगा भाई, तो P3 के बाद जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो क्या मिलेगा, पहले वाले एम्पलीट्यूड का, क्योंकि 60 डिग्री है यहाँ, इसलिए A' cos 60 डिग्री, A' नहीं है A cos 30 डिग्री, A cos 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cos 60 डिग्री, ये मिला तुम्हें एम्पलीट्यूड आफ्टर P3। लेकिन हमें आफ्टर P3 इंटेंसिटी चाहिए, तो इंटेंसिटी हो जाएगा K टाइम्स A डबल डैश का स्क्वायर,
इसलिए क्या हो जाएगा k टाइम्स इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर 30 डिग्री एंड cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो k a स्क्वायर मिला और ये cos स्क्वायर 30 डिग्री मींस 3/2 का स्क्वायर और ये 1/2 का स्क्वायर। k स्क्वायर क्या है im/2 है। k स्क्वायर तो ये पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी I0 जो im/2 है और ये हो गया 3/4 और ये 1/4। इसलिए क्या मिल गया 3/32 im का वैल्यू अगर 20 तो 20 रखेंगे, जितना था उतना यूनिट मिल जाएगा। इस तरह से न्यूमेरिकल आता है। एम्पलीट्यूड हम लोग निकाल लिए तो इंटेंसिटी भी निकाल लेंगे। T1 के बाद क्या एम्पलीट्यूड रह गया, फर्स्ट टाइम जब पोलराइज होगा तो इंटेंसिटी सीधा हाफ, उसके बाद माइनस लॉ अप्लाई होगा और माइनस लॉ कहता है कि एम्पलीट्यूड इस तरह से cos वाला हो जाता है और इंटेंसिटी cos स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। इसलिए एम्पलीट्यूड निकालते चले और मान लो ऐसा है सब 5 रखते 6 सब एक दूसरे पे कुछ एंगल पे होते तो सबका फिर cos सीधा 1 cos सीधा 2 cos सीधा 3 ऐसे मल्टीप्लाई होता जाता, लास्ट में जो रहता उसको स्क्वायर समझते। कंफ्यूजन ये होता है कि P1 इज परपेंडिकुलर टू P3, तो कुछ लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं कि इंटेंसिटी 0 है। P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो P1 जो है वो P3 के जस्ट परपेंडिकुलर है। P1 ऐसे है तो P3 ऐसे है, तो कुछ लोग सोच सकते हैं भाई क्रॉस करता है तो 0 हो जाना चाहिए इंटेंसिटी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब P1 के बाद P2 जो है वो सीधा क्रॉस करता है। जब दो कंसेक्यूटिव पोलराइड एक दूसरे को क्रॉस करें तो इंटेंसिटी सीधा 0 कर देगी, क्योंकि ये इसको अलाउ करेगा, ये उसको ब्लॉक कर देगा। लेकिन अगर कंसेक्यूटिव क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो नहीं बस लिखते जाना। यहाँ पे भी तो परपेंडिकुलर हुआ P1 से P3, लेकिन P1 और P3 के बीच में आया P2, इसलिए वो 0 नहीं होने देगा। P1 से P2 आया cos 30 डिग्री अलाउ तो होगा, एक cos 30 डिग्री उससे आएगा, मान लो ये किसी भी एंगल पे आएगा 90 डिग्री ना हो तो इसका कुछ cos कंपोनेंट मिलेगा, फिर इससे कुछ एंगल पे आए 90 डिग्री ना हो कुछ कंपोनेंट मिलेगा। उस तरह से ये भी चलता रहे 100 पोलराइड पास हो सकते हैं, लेकिन वो 90 पे बस ना आए, एक के बाद इमीडिएट वाला वो 90 पे ना आए, प्रीवियस वाले से 90 पे हो जाए कोई बात नहीं है। कंसेक्यूटिव जो है वो प्रीवियस वाले से 90 पे ना हो। ऐसा करके 100 पोलराइड लगा दोगे तब भी इंटेंसिटी लास्ट में नहीं होगा, मतलब क्रॉस होता जाएगा मिलेगा, 0 नहीं होगा। 0 तभी होगा जब इमीडिएट टू पोलराइड्स क्रॉस करें, अदरवाइज नहीं। इसलिए ये 3 ही है, 4-5 भी होते तब भी ऐसे ही निकालते। एम्पलीट्यूड निकालते जाओ प्रीवियस में cos का मल्टीप्लाई करते जाओ, जब इंटेंसिटी निकालना है एम्पलीट्यूड स्क्वायर कर दो। खाली फर्स्ट वाले का तुम्हें ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम जो पोलराइजेशन का काम हो रहा है वो इंटेंसिटी हाफ किया है, उसके बाद उसका एम्पलीट्यूड ले लो A और इंटेंसिटी हाफ करके और तब उसके बाद cos करते जाओ। समझ गए? ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे तो कर लेंगे। ये इंटेंसिटी 0 नहीं होगा, बट इफ P1 इज परपेंडिकुलर टू P2 देन इंटेंसिटी जो आता I' वही हमारा 0 हो जाता है, I' ही 0 हो जाता है अगर ये डायरेक्ट होगा। उसके बाद आप कुछ भी लगा तो 0 हो गया तो अब तो कुछ होगा नहीं। इमीडिएट पोलराइड्स क्रॉस करेगा तो इंटेंसिटी 0 होगा। लिख लो। immediate polarity cross each other. That is P1 is perpendicular to P2. Then
था YDAC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या करवाया था? इससे क्या पता लगा भाई कि फ्रिंज बनते हैं ब्राइट एंड डार्क और कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच का डिस्टेंस एंड कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल डी, और इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। अब इससे हम लोग कंपेयर करेंगे डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन देखो होता क्या है, तो पहले बेसिक मीनिंग समझे। डिफ्रैक्शन है बेंडिंग ऑफ लाइट। आपने देखा होगा घर जाते हो रास्ते में बहुत सारे बिल्डिंग्स मिलते हैं, उसमें क्या होता है DDA के प्लॉट बने हुए हैं, तो DDA के प्लॉट किसी को अलॉट हुआ तो वो अपना मकान बनाता है ना, आता है ऐसे बहुत जहाँ तक उसका है उसके प्लॉट एरिया जहाँ तक है वहाँ तक तो बाउंड्री पे छोड़ेगा नहीं, इतना सब नहीं छोड़ेगा, पूरा वाल उठाता है। रोड है तो यहाँ भी उठाता है, ऐसे उठाता तो है दिखाने के लिए वही वाल, लेकिन जैसे फर्स्ट फ्लोर क्या आता है इधर से निकाल देता है, इधर से इधर खुला है तो इधर से निकाल लिया, 3 फुट इधर से बालकनी निकाल दिया, ऐसे कवर भी कर दिया। इधर अगर खुला मिल गया टू साइड ओपन तो इसको भी कवर कर लेता। तो ये क्या है? इंक्रोचमेंट। जहाँ है उसका हक वहाँ तक तो रहेगा, जहाँ तक राइट बनता है वो तो रहेंगे, जहाँ नहीं राइट बनता वहाँ भी थोड़ा थोड़ा रहेंगे, जहाँ नहीं राइट बनता वहाँ थोड़ा थोड़ा इंक्रोचमेंट इसको बोलते हैं। फिर आता है बुलडोजर से चला देता है, होता है ना, लेकिन उसको लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, फिर वैसे ही चलता रहता है। तो ये जो इंक्रोचमेंट है ना, तो ये लाइट भी करता है, तो लाइट का इंक्रोचमेंट ही डिफ्रैक्शन है। इंक्रोचमेंट ऑफ लाइट इन द शैडो रीजन। शैडो मतलब क्या? शैडो मतलब वो रीजन जहाँ पे लाइट को नहीं पहुँचना चाहिए। अगर लाइट ऐसे आ रहा हो, ऐसे आ रहा हो प्रोजेक्टर से लाइट, ये हमने ऑब्स्टेकल रख दिया तो शैडो इसका बना ना, यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, इसलिए नहीं पहुँच रहा। लेकिन ये कॉर्नर के पास बेंडिंग करके थोड़ा सा शैडो रीजन में भी इंक्रोचमेंट दिखाता है, तो वो है बेंडिंग ऑफ लाइट, वो है डिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल एंड ओपनिंग, ये ऑब्स्टेकल रख दिया उसने, तो ये जहाँ जाना है वहाँ तो जाएगा ही, जहाँ इसका राइट है वहाँ जरूर पहुँचेगा, लेकिन जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ भी थोड़ा बेंडिंग करके पहुँच जाएगा। शैडो बनना चाहिए था इतना बड़ा, बनना तो चाहिए था इसी साइज का। पैरेलल अगर बीम ऑफ लाइट आए, पैरेलल लाइट का मतलब है जितना बड़ा साइज है उतना बड़ा शैडो होना चाहिए। अगर मान लो ये कन्वर्जिंग बीम होता तो चलो भाई उससे कम साइज का हो जाए, डाइवर्जिंग हो तो उससे बड़ा साइज। पैरेलल बीम मींस इक्वल अमाउंट का, ये इक्वल साइज का शैडो बनना चाहिए, जो कि नहीं बनने दे रहा। यहाँ पे कॉर्नर के पास बेंडिंग हो गया और ये शैडो रीजन में इंक्रोचमेंट दिखाया। टॉर्च का लाइट थ्रो करते हो, ब्राइट स्पॉट बनता है, जितना बनना चाहिए उतना ही नहीं बनता, उसके आगे भी थोड़ा ब्राइटनेस जाता है, शैडो रीजन में भी जाता है, उसको बोला इंक्रोचमेंट। वैसे ही ये ओपनिंग है, मान लो विंडो है, कोई ओपनिंग है, तो जितना डिस्टेंस में ब्राइटनेस होना चाहिए वो तो रहेगा ही, लेकिन जहाँ पे शैडो होना चाहिए वहाँ भी थोड़ा सा एंटर करके और ये बेंडिंग दिखाता है, बेंडिंग दिखा के इंक्रोचमेंट दिखाता है इन द शैडो रीजन। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट बोलते हैं डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन होता है हर वेव में, डिफ्रैक्शन होता है हर वेव में डिफ्रैक्शन होता है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स हो, कोई भी वेव हो डिफ्रैक्शन दिखाएगा। मींस अराउंड कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल एंड ओपनिंग बेंडिंग होगा और शैडो रीजन में एंटर करेगा। इसका एग्जांपल आप और समझ सकते हो, दिवाली का टाइम भी आ रहा है, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। दिवाली के टाइम में मान लो अपने पटाखा से डर लगता है या नहीं सुनना चाहते, नहीं देखना चाहते, तो आप क्या करोगे? रूम में सब बंद कर दिया, ठीक है, डोर भी बंद कर दिया, विंडो भी बंद कर दिया। अब मान लो उधर से कोई पटाखा छोड़ रहा हो जिसके कि साउंड भी निकल रहे हैं और लाइट भी, क्या निकल रहा है? साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी, दोनों निकल रहे हैं। अब डोर खुला मान लो तो साउंड भी आएगा, लाइट भी आएगा। अब कोई चोर अगर घुस गया हो तो वो सोचेगा कि भाई हमें देखने ले, कोई लाइट से बचना चाहेगा, बच सकता है कि नहीं? मान लो डार्क रूम है, डोर खुला, एंटर कर गया, उधर पटाखे भी लोग यूज कर रहे हैं, उससे लाइट भी तो निकलता है, साउंड भी निकलता है, तो वो लाइट से बचना चाहता है। भाई डोर के सामने तो वहाँ ब्राइट स्पॉट बन रहा है वॉल पे, इसके रास्ते में आए तो देख लेगा कोई, तो इधर डोर के इधर बगल में छुप जाएगा इससे, यहाँ तो लाइट नहीं आएगा, सीधा ही लाइट चला जाएगा। पटाखे की जो लाइट आ रही है, बीच बीच में लाइट आ रहा है, फिर ऑफ हो रहा है, लाइट आ रहा है ऑफ, तो ये लाइट
क्या होगा, जितना डोर का साइज है उतना ब्राइट स्पॉट होना चाहिए, लेकिन थोड़ा और हो जाता है, थोड़ा और भी डिस्टेंस कैप्चर करता है ये, तो थोड़ा बहुत लगता है ना, थोड़ा बहुत करेगा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो नहीं आ जाएगा। तो लाइट का डिफ्रैक्शन होता है लेकिन बहुत कम होता है। साउंड का डिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। साउंड से मतलब साउंड भी तो आएगा, साउंड से चोर बचना भी चाहे तो नहीं बच सकता, क्योंकि साउंड तो ऐसे एंटर करेगा डोर में और ऐसे डिफ्रैक्ट करेगा सीधा, ये नहीं कि सीधे जाना था थोड़ा सा इधर चला गया लाइट की तरफ, वो नहीं, लाइट का डिफ्रैक्शन बहुत कम है, लेकिन साउंड का डिफ्रैक्शन ऐसे आएगा और ऐसे सीधा ओपन करेगा, बच नहीं सकता। बहुत ज्यादा डिफ्रैक्शन दिखाता है कौन? साउंड वेव। क्योंकि साउंड वेव हो या लाइट वेव हो, डिफ्रैक्शन प्रोनाउंस्ड होने का, डिफ्रैक्शन अप्रेसिएबल होने का कंडीशन है वेवलेंथ ऑफ द वेव शुड बी कंपैरेबल विद द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल एंड ओपनिंग। ये जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल एंड ओपनिंग है, इसका साइज अगर इस वेव का वेवलेंथ के कंपैरेबल हो तो डिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, और अगर कंपैरेबल नहीं हो, वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज हो, तो उस कंडीशन में डिफ्रैक्शन नेग्लिजिबल हो। लाइट के लिए यही होता है, लाइट के लिए ऑब्स्टेकल ओपनिंग का साइज वेरी वेरी लार्ज होता है कंपेयर टू वेवलेंथ। लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻7 मीटर का। एक उस साइज का थोड़ी ऑब्स्टेकल ओपनिंग है प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्स्टेकल है बिल्डिंग, ऑब्स्टेकल है बुक, ऑब्स्टेकल है जो दिख रहे हैं तुम्हें, बेंच है, रिमोट है, ये सब क्या ऑब्स्टेकल है? 10⁻⁻7 में तो नहीं है। ओपनिंग क्या है भाई? तो ओपनिंग है, ओपनिंग मतलब जहां से आ सकता है लाइट, दो बिल्डिंग के बीच का गैप, डोर, विंडो, ये सब है ओपनिंग। ओपनिंग भी मीटर्स में होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के, और ऑब्स्टेकल भी मीटर्स में होते हैं। ज्यादा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, दो माउंटेन के बीच का गैप किलोमीटर में भी हो सकते हैं। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, यही है प्रैक्टिकल लाइफ का साइज ऑफ ऑब्स्टेकल एंड ओपनिंग। ऑब्स्टेकल एंड साइज क्या क्या हुआ? मीटर में, उससे 100 टाइम्स कम सेंटीमीटर में, और 100 या 1000 टाइम्स ज्यादा किलोमीटर। यही होता है। 10⁻³ कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, या 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करो, दैट इज ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दो मीटर में, या डिनोमिनेटर में 1000 से कम कर दो, 1000 टाइम्स बढ़ाओ या 1000 टाइम्स कम करो। यही हो गया सब। ये हमारा प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल साइज ऑफ ऑब्स्टेकल एंड ओपनिंग। लेकिन इसका वेवलेंथ, लाइट के बात करें तो लाइट का वेवलेंथ है 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻⁶, कहाँ है 10⁻⁻³ ज्यादा से ज्यादा, और मीटर बीच वाला साइज है, इससे 1000 टाइम्स ज्यादा भी है, 1000 टाइम्स कम भी है। तो मीटर से सोचो 10⁻⁶ का डिफरेंस है, 10⁻⁶ टाइम्स डिफरेंस है 10 लाख, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। साउंड का वेवलेंथ होता है मीटर्स में। साउंड का वेवलेंथ क्या होता है? मीटर्स में। तो साउंड का वेवलेंथ कंपैरेबल है और प्रैक्टिकल लाइफ के ऑब्स्टेकल ओपनिंग के साइज से, इसलिए साउंड का डिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा प्रोनाउंस होता है। ठीक है, ये फैक्ट है। क्यों है ये? डिफ्रैक्शन के लास्ट में आएगा, वैसे तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपको सिलेबस में ये जरूर है कि डिफ्रैक्शन प्रोनाउंस होने के लिए, देखो, फॉर प्रोनाउंस डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ अपर्चर यानी ओपनिंग एंड ऑब्स्टेकल शुड बी कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, ये दो फैक्ट, एक तो मीनिंग वाला समझ गए, एक प्रोनाउंस डिफ्रैक्शन का कंडीशन। तो ये तो तुमने लिखा, पढ़ो फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। Due to such bending around corner, light enters in the shadow region. Encroachment दिखाता है इस तरह से, encroachment of light in the shadow region। और इस तरह से दिखाया डिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर इज अप्रिशिएबल व्हेन द वेवलेंथ ऑफ रे इज कंपैरेबल विद द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल एंड ओपनिंग। प्रोनाउंस डिफ्रैक्शन के लिए ये होना चाहिए कंडीशन। उसके नीचे लिखा हुआ है बुक का, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन। ये तो मैंने अपने हिसाब से बता दिया, अब तुम पढ़ो क्या लिखा है। ऑब्स्टेकल और अपर्चर, अपर्चर मतलब ओपनिंग। For pronounced diffraction, the size of the aperture or obstacle should be comparable to the wavelength of the light wave or sound wave। जिस भी वेव का डिफ्रैक्शन देखना है वो। साउंड का डिफ्रैक्शन क्यों ज्यादा होता है? क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उसका साइज कंपैरेबल है किसके? किससे कंपैरेबल है?
साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है ओपनिंग से कंपेरेबल है इसलिए, लेकिन लाइट का वेवलेंथ मेनी टाइम्स, लाखों करोड़ों टाइम्स कम है, इसलिए नेग्लिजिबल डिफ्रैक्शन। पढ़ो इसके आगे क्या लिखा है, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज नॉर्मल टू ए सिंगल स्लिट। इसमें देखो जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा तुमने इंटरफेरेंस पैटर्न को जानने के लिए, वैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न को जानने के लिए हमें सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न जानने होते हैं। डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न, वैसे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? क्या पढ़ने हैं? तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न का ये कंक्लूजन लिखा हुआ, जैसे उधर लिखा हुआ था वैसे कंक्लूजन है। समझ में तभी आएगा जब डिटेल हो। कंपेयर करना जरूरी है आगे फर्दर स्टडी करने के लिए। एक तरफ दिखाएंगे इंटरफेरेंस पैटर्न, एक तरफ दिखाएंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न। इंटरफेरेंस में देखो दो स्लिट होते हैं, दो कोऑर्डिनेट सोर्स और स्क्रीन है, और इसके जो ब्राइट एंड डार्क के पैटर्न बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं, इक्वल स्पेसिंग और सब पे इंटेंसिटी 4i। हर ब्राइट का इंटेंसिटी कितना, और एवरी डार्क 0 इंटेंसिटी। ऐसा होता था, ये था इंटरफेरेंस पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होगा, देखो ये था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते थे, कैपिटल डी की स्मॉल डी, ये था स्मॉल डी और ये वाला है कैपिटल डी। वैसे ही यहाँ पे अब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ने होते हैं। सिंगल स्लिट में ये जो साइज है वो स्मॉल डी है और ये डिस्टेंस अगेन स्क्रीन के साथ इसका कैपिटल डी है। पैरामीटर सब सिमिलर है। अब इसका जब हम लोग पैटर्न देखते हैं, ये ओपनिंग है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब एक ही स्लिट रहेगा, ओपनिंग रहेगा डी साइज का। अब ये डी साइज का है तो यहाँ पे जब देखोगे तो ब्राइटनेस इस तरह से, इसका पैटर्न इस तरह से मिलेगा। इसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या है कि इसमें जो सेंट्रल ब्राइट है वो डबल फ्रिंज विड्थ है, डबल बीटा है, 2 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी है, और इसका जो सेंट्रल ब्राइट है वो क्या है, लैम्डा डी बाई डी है। इट मींस सेंट्रल ब्राइट इज ऑफ डबल विड्थ। लेकिन ये जो सेकेंडरी ब्राइट हैं इनका उतना ही रहेगा बीटा, ये भी रहेगा बीटा, जितने भी सेकेंडरी ब्राइट्स हैं सब रहेंगे बीटा, लेकिन सेंट्रल ब्राइट विल बी ऑफ डबल विड्थ। समझ गए डिफरेंस नंबर 1। दूसरा डिफरेंस, इसका सारा ब्राइट सेम इंटेंसिटी 4i, सारे ब्राइट का सेम इंटेंसिटी है 4i लिखो मत भाई। इसमें क्या है कि सेंट्रल वाला जो मेन है उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बाकियों का इंटेंसिटी कम होता है। कितना जानना है, कितना कम होता है ये नहीं जानना है। 2-4 सेकेंडरी ब्राइट में 2-3 ही ब्राइट जाने बाद खत्म हो जाते हैं इंटेंसिटी। जानना नहीं है कितना, लेकिन रिड्यूस हो जाते हैं, इतना जरूर जानना है। वैसे इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपके इंटरेस्ट के लिए बता दूं कि ये I0/22 हो जाता है और उसके बाद वाला I0/56 होता है। ये कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है। आपको इतना ही जानना है कि सेंट्रल ब्राइट के बाद सेकेंडरी ब्राइट का इंटेंसिटी बहुत कम हो जाता है और 2-3 ब्राइट के बाद दिखता ही नहीं है। लेकिन इसमें सबके ऑलमोस्ट 4i ब्राइटनेस दिखाएगा, इंटेंसिटी दिखाएगा। तो डिफरेंस नंबर 2, यहाँ बीटा है सेंट्रल ब्राइट, तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट क्या है 2 बीटा है, और इंटेंसिटी यहाँ पे सेम है और यहाँ पे इंटेंसिटी का वेरिएशन है, सेम एट ऑल ब्राइट, सारे ब्राइट पे ऑलमोस्ट सेम है। एग्जैक्टली तो यहाँ भी सेम नहीं होता, लेकिन स्लाइड डिफरेंस है, वो डिफरेंस नेगलेक्ट करते हैं हम लोग और सब पे सेम समझते हैं। इंटेंसिटी वेरिएशन एट ब्राइट पॉइंट्स। नंबर 1 डिफरेंस, नंबर 2 डिफरेंस लिखना मत अभी सेंट्रल ब्राइट का, और नंबर 3 डिफरेंस जो हजम नहीं होगा अभी वो है कि यहाँ पे ब्राइट के लिए कहाँ ब्राइट पॉइंट मिलेगा, उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या रखे थे। ब्राइट पॉइंट्स के लिए पाथ डिफरेंस क्या रखते थे, बोलो। पाथ डिफरेंस जो आता था x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, उसको क्या रख के सॉल्व करते थे, n लैम्डा। याद है, पाथ डिफरेंस लैम्डा हो ब्राइट बनेगा, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो तो ब्राइट बनेगा, और 3 लैम्डा हो तो भी ब्राइट बनेगा। ब्राइट पॉइंट के लिए ये कंडीशन था
डार्क पॉइंट के लिए पाथ रेफरेंस जो होगा वो क्या लिखेंगे 2n+1 या 2n-1 λ/2। ऐसा काम करते थे, n का वैल्यू अप्रोप्रिएटली लेते थे। यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम्हें ब्राइट पॉइंट ढूंढने हैं स्क्रीन पे कहाँ ब्राइट पॉइंट है, तो फॉर ब्राइट पॉइंट्स यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो लिखेंगे वो लिखेंगे 2n+1 λ/2। ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। एंड फॉर डार्क पॉइंट्स, अगर डार्क चाहिए तो पाथ डिफरेंस जो लिखेंगे वो n λ। देखो अभी मैं ये बता रहा हूँ कि डिफरेंस है क्या क्या, क्यों है वो नहीं बता रहा, क्यों है वो अभी इतना जल्दी नहीं हो जाएगा। पहले तो क्या है डिफरेंस वो समझ रहे हैं। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न, ब्राइटनेस का डिफरेंस और विड्थ का डिफरेंस, सेंट्रल ब्राइट के विड्थ का डिफरेंस, इंटेंसिटी वेरिएशन उधर दिखाया गया, इधर इंटेंसिटी वेरिएशन नेग्लिजिबल है। और जो ब्राइट डार्क की कंडीशन है वो उल्टे हो जाएंगे। उधर ब्राइट के लिए तुम्हें और मल्टीपल ऑफ λ/2 और डार्क के लिए चाहिए n λ। समझ में आया? समझ में रीजनिंग नहीं आया, क्या है वो तो समझे, क्यों है नहीं समझे, क्या है वो तो समझे, क्या ही बताना पर्पस है अभी। इन तीन में से तीनों क्यों डबल विड्थ हो गया, क्यों इंटेंसिटी वेरी कर रहा है, और ये क्यों डार्क पैटर्न है, डार्क का कंडीशन ब्राइट वाला बन गया, तीनों आपको याद करने हैं। मतलब याद कर लेते हैं लोग, समझ में कम आता है, लिखा रहता है, रीजनिंग बहुत कम बुक में मिलता है, लेकिन वो रीजनिंग आप आराम से समझ सकें इसके लिए हमने एक स्टोरी बना रखा है थोड़ा। उस स्टोरी से समझ में आ जाएगा कि ये तीनों पॉइंट क्यों। अभी तो लिख लो, पहले कंपेयर कर रहे हैं, पहले लिख लो, उसके बाद में बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंटरफेरेंस में देखा हम लोगों ने, हर में 4i और 0 4i 0 4i ये चल रहा है। यहाँ पे इंटेंसिटी का ब्राइट पॉइंट पे वेरिएशन है, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा सेंट्रल ब्राइट डबल विड्थ का, और दूसरा कंडीशन उल्टा हो गया। जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन देखा था उस हिसाब से तो ये सही बता रहा था वाईडीएससी में, ब्राइट पॉइंट के लिए n λ और डार्क के लिए 2n+1 λ/2। ये जो होता था फेज डिफरेंस 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये है, और यहाँ पे फेज डिफरेंस हो रहा है पाई 3 पाई, तो ये तो ठीक था कंडीशन। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, ब्राइट पॉइंट ढूंढना है तो ऐसा ढूंढो, और डार्क के लिए n λ। चलो इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा ऐसे ही कहानी सुनो। लड़ाई हो रही है, लिखना मत बंद करो। लड़ाई हो रही है पहले ज़माने की, आज के ज़माने की नहीं, पहले ज़माने में जब पिस्टल नहीं था, तलवार से लड़ाई होती थी, ठीक है, महाराणा प्रताप के टाइम का। तो लड़ाई होने के लिए महाराणा प्रताप निकल गए घर में बोल करके कि आ रहा हूँ, मुगलों ने अटैक कर दिया है, तुमको निपटा के आ रहा हूँ, खाना बना के रखना। ऐसा ही होता था, उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि जैसे लग रहा है कि गए और मार मुड़ के आ रहे आके अभी तुरंत खाना बना के रखना। तो हाँ भाई कॉन्फिडेंस, लड़ाई करने गए तो देखे कि मान लो इमेजिनरी सिचुएशन 50 लोग आ रहे हैं मारने के लिए, 50 लोग, पहले भी शायद बताया होगा, 50 लोग आ रहे हैं ग्रुप में सबको मारने के लिए, तलवार लिए हुए उधर से आ रहे हैं, और वो 50 रेड कलर का टी शर्ट पहन के आ रहे हैं, सब रेड में ड्रेस में, ठीक है। और चलने से पहले उन्होंने अपने तलवार को, टब होता है, टब में पॉइजन होते हैं, उसमें डुबा के फिर निकाल के और तब चले। तो मतलब एक बार भी अगर लग जाए, थोड़ा सा भी लग गया तो ठीक है, उस समय तो आप नहीं मरे, लेकिन 1 घंटे के अंदर मर जाए, ठीक है। ऐसा लेकर सब निकले। तो पहले देखा उन्होंने कि 2 टीम आ रही है, तो एक टीम नहीं, 2 टीम आ रही है, रेड वाला आ रहा है, ब्लू वाला आ रहा है, लेकिन उनको पता है कि एक मुगल है तो एक अफगानी है। तो अल्लाह कर दिया कि भाई तुम्हारा दुश्मन तो सामने ही है, आसपास में, तुम आपस में निपट लो, तो बच्चों आ जाना मेरे पास, मैं यही हूँ, मैं नहीं जाता है। तो उन्होंने देखा कि भाई सही में ऐसा दुश्मन है, आपस में लड़ गए तो भाई एक को ऐसे लगाओ, मान लो पहले तो पेयर को लाया था, देखा हुआ टीवी में,
एक इसके साथ लग गया, एक इसके साथ लग गया, राजा राजा के साथ लग गया, मंत्री मंत्री के साथ लग गया। ऐसे ऐसे होता था पहले। जो सेनापति है वो सेनापति के साथ लड़ेगा, जो सिपाही है वो सिपाही के साथ लड़ेगा। ऐसे ऐसे लड़ाई शुरू हो गई। अब एक को लग गया, ऐसे हाथ में लग गया चाहे कान में लग गया, तो उसको पता लग गया कि अब तो मरना ही है। ठीक है भाई, आधे घंटे में मरेंगे ना, तब तक तो एक दो कान में लगा ही देंगे, कहीं ना कहीं तो लगा ही देंगे। तो उसने भी उसको लगा दिया, उसने भी उसको लगा दिया, पता चला कि आधे घंटे में सब साफ हो गया। सब खत्म हो गया। फिर आगे बढ़े तो देखा कि 3 टीम आ रहा है। 3 टीम में 2 तो दुश्मन है एक दूसरे के, तो तीसरा एक और आ गया ग्रीन कलर वाला, इधर रेड, और इसको तो लड़ा दिया पहले, तो ग्रीन कलर वाला बच गया। तो वो दोनों आपस में दुश्मन थे, 50-50 थे, आपस में लड़ गए, मर गए। लेकिन ये जो 50 का आया थर्ड, उनसे लड़ाई करने पड़े। लड़ाई किया, उन सबको भी मार गिराया। फिर आगे गए, देखा 4 आ रहा है टीम, 2 आपस में दुश्मन और ये 2 आपस में दुश्मन। तो फिर क्या करेंगे? लड़ाई के लिए फिर अनाउंस कर देंगे भाई आपस में दुश्मन है, पहले निपट लो, मैं यहीं पे बैठा हूँ। उन दोनों को भी बोल दिया आपस में निपट लो भाई पहले। उन्होंने देखा कि हाँ भाई निपट गए, तो पहले कर लिया और सारे मर गए, 4 हो गए, 4 टीम। फिर आगे बढ़े, 5 आया भाई, 5 में 2 तो लड़ा दिया, 2 लड़ा दिया, 1 बच गया, उससे लड़ गए खुद। ठीक है, प्रताप से लोग जाते थे भाई, सामने नहीं आना चाहते थे, ऐसा था उनका। फिर गया तो 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है तो लड़ा दिया, तो 2 करके ऐसे करके आगे बढ़े और स्टोरी खत्म हो गया, कुछ नहीं था। अब देखो, अब यहाँ आ जाए तो इतने ही से ये तीनों समझ में आ जाएगा एक बार में, इतने ही से समझ में आ जाना है कैसे। ये है सिंगल स्लिट, क्या ये सिंगल स्लिट, और लाइट वेव ऐसे आया भाई। एक चीज और समझ लो, यहाँ पे मान लो सेंट्रल पॉइंट, जैसे YDAC में निकालते थे हम लोग, सेंट्रल पॉइंट x = 0 समझते थे, और इधर S1 होता था, इधर S2 होता था YDAC में डबल स्लिट में। लेकिन अभी पूरा ये D एक ही स्लिट है। यहाँ से जाने वाला लाइट रे S1P और S2P में बहुत डिफरेंस देखते थे। S1P है, S2P में बहुत डिफरेंस देखते थे। तो S2P माइनस S1P निकालेंगे तो पांच डिफरेंस वही तो आएगा, कितना? x(d)(D) वैसे ही आएगा, S2P² माइनस S1P² करेंगे, d/2 ये भी आएगा, d/2 ऐसे होगा सारा कुछ वही वैसा डिराइव कर सकते हैं। वो मेथड 1 था डेरिवेशन करने के लिए, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए। जब इंटरफेरेंस में बात होता है एनसीईआरटी में, जब इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस निकालते हैं तो पाथ डिफरेंस ऐसे ही निकालते हैं, S2P² माइनस S1P² करके, और S2P माइनस S1P ये निकाला। इंटरफेरेंस में आए तो ऐसा ही काम करना है। बट इसका समझो मेथड 2 है डिफ्रैक्शन के लिए। डिफ्रैक्शन में हम लोग जो पाथ डिफरेंस निकालते हैं, निकालेंगे यही, लेकिन जनरली बुक में रहता है पाथ डिफरेंस कि इस पॉइंट से इस पे डाल दो परपेंडिकुलर, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ ऑलमोस्ट सेम रहेगा, पाथ डिफरेंस है ये। पाथ डिफरेंस क्या है? ये वाला। अगर S1 है, मान लो ये M है, तो S2M इज द पाथ डिफरेंस। ये वाला ऑलमोस्ट सेम है, S1P और MP ऑलमोस्ट सेम, और जो डिफरेंस है वो है S2M। ये वाला सही है, जिसमें कि ये वाला है कैपिटल D, ये स्मॉल d, और ये वाला है थीटा एंगल, ये है सेंट्रल लाइन, और इससे ये P पॉइंट जो है वो है थीटा एंगल A। ये P पॉइंट जो है वो सेंट्रल लाइन से थीटा एंगुलर पोजीशन पे है ये P पॉइंट। तो देखो ये D तो सेंटीमीटर में होता है, बहुत छोटा होता है, और ये कैपिटल D मेनी टाइम्स ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे आ गए। तो इस कंडीशन में ये वाला और ये वाला में पाथ डिफरेंस देखेंगे तो ये जो है ना, ये छोटा सा यही पाथ डिफरेंस है, बस ये है पाथ डिफरेंस, बाकी तो दोनों सेम ही है। ये पाथ डिफरेंस निकालना है। तो सेंट्रल पॉइंट से अगर हम लोग थीटा पे ले जा रहे हैं, थीटा पे ये P पॉइंट है सेंट्रल वाला लाइन से, तो ये जो है ये भी थीटा है। कैसे? इस सेंट्रल लाइन, ये जो है इस सेंट्रल लाइन से थीटा एंगल पे चल रहा है, और ये वाला है परपेंडिकुलर।
ये है सेंट्रल लाइन, ये वाला स्लिट है, परपेंडिकुलर है आपस में। ये अगर थीटा एंगल है तो ये भी थीटा है। बोलो ये होगा कि नहीं? बोर्ड पे देखो, ये तो समझना है, पहले समझ लोगे तब स्टोरी का मजा है। ये थीटा एंगल है, ये इसमें परपेंडिकुलर है। सेंट्रल लाइन ये वाला जो स्लिट था उस पे परपेंडिकुलर था। ये जो स्लिट था ऐसे, इस पे जो बीच वाला डाले हैं डायमीटर, इस पे परपेंडिकुलर था ये सेंट्रल लाइन, जो कि स्क्रीन पे x = 0 पॉइंट से रिप्रेजेंट हुआ। बोलो है ये सेंट्रल लाइन? इस सेंट्रल लाइन पे हमने ऐसे थीटा एंगल ये लिया और इससे ये थीटा एंगल पे है, ये P पॉइंट थीटा एंगल पे तो है, तो इससे थीटा एंगल पे है। तो बताओ ये अगर थीटा है तो ये वाला क्या है? ये अगर थीटा है, ये 90 है, टोटल 180 होना चाहिए, उसमें से 90 निकल गया, ये थीटा है, तो ये क्या है? 90 माइनस थीटा। अब इस ट्रायंगल में देखोगे ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये थीटा। वही यहाँ पे कह रहे हैं, ये परपेंडिकुलर डाले हो इस पे, ये वाले लाइन, ये वाला लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, और इधर वाला लाइन पे, इधर वाले लाइन पे ये परपेंडिकुलर है। जो वाला लाइन जो P पॉइंट पे जा रहा है, P पॉइंट पे ये जा रहा हो, चाहे ये जा रहा है, ये सब पैरेलल लाइन है। फिर से समझो, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब ऑलमोस्ट पैरेलल है कि नहीं? यहाँ देखो, यहाँ देखो ऑलमोस्ट पैरेलल है कि नहीं है? क्योंकि कैपिटल D वेरी लार्ज, स्मॉल d वेरी स्मॉल, और यहाँ जो देख रहे हैं ये भी स्मॉल। इस कंडीशन में ऑलमोस्ट पैरेलल लाइन है, सही पे परपेंडिकुलर है तो इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस वाले लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, दोनों में परपेंडिकुलर है। ये दिखा रहे हैं ना, इतना बड़ा है, इतना छोटा सा है। इसलिए मैंने बताया कि सेंट्रल लाइन से थीटा एंगल पे P पॉइंट है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर जो डाल रहे हैं वो ये सेंट्रल लाइन से P पॉइंट है थीटा एंगल पे, इस पे जो परपेंडिकुलर सेंट्रल लाइन है, तो इस पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी थीटा एंगल होगा। कितने लोग समझे? ये थीटा होगा। और ये अगर थीटा होगा तो डायरेक्ट एक सेंटेंस में पाथ डिफरेंस मिलेगा। ये D है, ये D है, ये थीटा है, तो ये पाथ डिफरेंस जो है S2M वो है D sin थीटा। क्या है? पाथ डिफरेंस है D sin थीटा। इसलिए मेथड 2 से निकालते हैं तो ये है D sin थीटा। और एंड सिंस थीटा इज स्मॉल, थीटा क्या होता है? 2 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री का है ये थीटा, तो क्या हो जाएगा? D इंटू थीटा। D है, और थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा भी, साइन थीटा को लिख सकते हैं थीटा, और थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा। स्मॉल थीटा के लिए आप सोचेंगे ये क्या कर रहे हैं, साइन थीटा को थीटा बना रहे हैं, फिर थीटा को tan थीटा बना रहे हैं। तो इसलिए बना रहे हैं कि हमें चाहिए पाथ डिफरेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ थीटा, हमें चाहिए x के फॉर्म में। ये जो है ना x के फॉर्म में चाहिए, तो x कब आएगा? साइन थीटा में थोड़ी है, साइन थीटा में x तो आएगा, लेकिन ये वाला आएगा। फिर साइन थीटा अगर निकालोगे तो x अपॉन ये वाला, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये कैपिटल ये तो पता है, इसलिए tan वाला पकड़ना है। tan वाला पकड़ेंगे तो आएगा स्मॉल d इंटू tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा x अपॉन कैपिटल D, तो ये मिल गया dx अपॉन कैपिटल D। वही यहाँ पे भी था पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस दो तरह से निकलते हैं, एक S2b स्क्वायर माइनस S1b स्क्वायर करके कर लो, या फिर सीधा ये d है, ये थीटा है, तो d sin थीटा, और d sin थीटा मींस d tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू x अपॉन कैपिटल D, d x अपॉन कैपिटल D सीधा। डिफ्रैक्शन में जनरली ऐसे निकालते हैं पाथ डिफरेंस, और कुछ लोग पाथ डिफरेंस x के टर्म में ना निकाल के थीटा के टर्म में ही छोड़ देते हैं। तो d sin थीटा भी हो जाएगा पाथ डिफरेंस, d थीटा भी हो जाएगा, और d tan थीटा भी हो जाएगा। ये सब पाथ डिफरेंस हैं थीटा के टर्म में। x के टर्म में चाहिए तो tan थीटा लिख करके काम करेंगे, क्योंकि x चाहिए और कैपिटल D नोन है, इसलिए tan वाला पकड़ने होंगे, tan वाला। चलो कुछ भी है, मेथड 1 से लाए पाथ डिफरेंस या मेथड 2 से लाए पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस मिल गया। अब पाथ डिफरेंस पे हम लोग कंडीशन निकालते हैं, किसके लिए? ब्राइट के लिए है, डार्क के लिए। खड़ा सब एक बार, किसके लिए कंडीशन चाहिए? डार्क के लिए चाहिए।
घट जाओगे। चलो अब देखो, यहां तक तो समझ में आ गया। पाथ डिफरेंस ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं और डिफ्लेक्शन में ऐसे ही निकालते हैं, चाहे थीटा के टर्म में छोड़ दो, डी साइन थीटा डी टैन थीटा, या तो फिर हम लोग एक्स के टर्म में लाए। अब देखो जो मेन चीज़ था थोड़ी जो समझने हैं, ये है स्लिट S1 S2 जो ऐसे होता था पहले डबल स्लिट की पॉइंट। अब क्या करने हैं, सिंगल स्लिट में एक डिफरेंस ये भी है कि डबल स्लिट में दो वेव का सुपरपोजिशन होता था हर पॉइंट पे। यहाँ पे क्या होता है, दो ही नहीं है, ये वेव फ्रंट है, मान लो पैरेलल था ना लाइट रे, तो ये वेव फ्रंट हुए, तो इसका हर पॉइंट फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट है, फिर न्यू वेव फ्रंट, फिर हर पॉइंट फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट है, फिर न्यू वेव फ्रंट, ऐसे करके यहाँ पे आया फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट और ये न्यू वेव फ्रंट। तो यहाँ से बहुत सारे लाइट वेव चलेंगे भाई, तो ये भी सोर्स है, 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 सब सोर्स ही है, सबसे लाइट पहुंचेंगे पी पॉइंट पे। इट मींस इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। डिफ्रैक्शन है एक ही स्लिट के मेनी पॉइंट्स, 100 सोर्स हैं, 100 सोर्स से सुपरपोजिशन, 100 सोर्स अपना अपना लाइट सेंड करेंगे और 100 या 1000 समझ सकते हो, हजारों अपना अपना सेंड करेंगे और वो जो रिजल्टेंट डिसाइड कर दे वही होगा, ब्राइट होगा चाहे डार्क होगा, चाहे जो होना है हो जाए। यहाँ पे कोई दो सोर्स नहीं है, 200 सोर्स हैं, मेनी सोर्स, सबसे जाएंगे भी। अब हमें देखना है कि यहाँ पे ब्राइट कब होगा और डार्क कब होगा, ये तो देखना है, ये देखना है। अब देखो अगर मान लो S2P और S1P में जो डिफरेंस है, यानी कि ये वाला जो डिफरेंस है वो अगर लैम्डा है, पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, तो जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या बनेगा। पाथ डिफरेंस लैम्डा होने का मतलब है कि ये वाला फर्स्ट वेव और लास्ट वेव, फर्स्ट वेव एंड मान लो 100 सोर्स है तो 100th वेव, फर्स्ट एंड 100th वेव में पाथ डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 करते हुए 50, 75, 98, 99, 100। फर्स्ट एंड 100th वाले में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा। तो फर्स्ट और 51 वाला जो जाएगा उसमें पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2। इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट और मिड पॉइंट मिलाने वाला इससे हाफ होता है, ये अगर लैम्डा है तो ये लैम्डा बाई 2 है। सो फर्स्ट एंड 100th में अगर लैम्डा का डिफरेंस है तो फर्स्ट एंड 51 वाले में लैम्डा बाई 2 का होगा डिफरेंस। लैम्डा का डिफरेंस जब होता है तो कंस्ट्रक्टिव बनता है, सुपरपोजिशन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन लैम्डा बाई 2 का जब डिफरेंस होता है तो एक दूसरे को अपोज करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करते हैं। एक जितना बोलेगा पॉजिटिव जाने को, दूसरा बोलेगा उतना ही नेगेटिव जाने को, तो रिजल्टेंट 0। तो वैसे ही अगर ये पाथ डिफरेंस फर्स्ट एंड 100th में लैम्डा था, फर्स्ट एंड 51 वाले में लैम्डा बाई 2 होगा, तो जब दो टीम में लड़ाई होगा ना, मैंने तो आपने बोल दिया भाई 50 तुम हो 50 तुम हो, लड़ लो आपस में पहले, उसके बाद जो बच गया था। तो वैसे ही इधर के 50 सोर्स बन गए, समझो इधर के 50 सोर्स बन गए। फर्स्ट वाले की लड़ाई 51 वाले से, फर्स्ट बोलेगा जितना नेगेटिव है में इफेक्ट डालेंगे, 51 बोलेगा उतना पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। सेकंड वाला जितना नेगेटिव, 52nd वाला उतना ही पॉजिटिव। ऐसे ही 25 वाला जितना नेगेटिव, 75 वाला उतना ही पॉजिटिव। मतलब जब दो टीम में लड़ाई हो रही है तो 25 वाले का लड़ाई 75 वाले से हो रहा है, फर्स्ट वाले का लड़ाई 51 वाले से हो रहा है, सेकंड वाले का 52 वाले से हो रहा है। इसका जितना इफेक्ट है, ये जितना जिसका स्ट्रेंथ जितना है, सिपाही है तो सिपाही वाला स्ट्रेंथ के साथ लड़ाई हो रहा है, दोनों में एक दूसरे को इफेक्ट को नलिफाई कर दिया। फिर इसका इसके साथ हो रहा है, इसका इसके साथ, 25 वाले 75 वाले के साथ लड़ाई हो गया, इसका इसके साथ हो गया, 48 वाले का 98 वाले के साथ हो गया, 49 वाले का 99 वाले के साथ हो गया। 49 जितना नेगेटिव इफेक्ट डालेगा और नहीं 99 वाला पॉजिटिव डालेगा, और फिर 50 वाले का लड़ाई 100 वाले से हो गया। तो 50 वाला और 100 वाला भी तो वेवलेंथ है, लैम्डा बाई 2 वाला होगा डिफरेंस।
फर्स्ट एंड 51 वाले में लैम्डा बाई 2, सेकेंड एंड 52 वाले में लैम्डा बाई 2, थर्ड 53 में लैम्डा बाई 2, फोर्थ 54 में लैम्डा बाई 2, और 25 और 75 में भी लैम्डा बाई 2, और 50 और 100 वाले में भी लैम्डा बाई 2। मतलब इन 50 सोर्सेस जो इफेक्टिवली हैं और इधर के 50 सोर्सेस में एक एक करके पेयर बन जाएगा लड़ाई करने के लिए, इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट वाला। इसलिए इतना का इफेक्ट इतने ने नलिफाई कर दिया, इधर वाले का इफेक्ट इसने नलिफाई कर दिया, सब एक दूसरे को मार दिए। तो यहाँ पे बचा क्या, क्या पहुंचेगा वहाँ, सबने वहाँ पहुंचा, लेकिन सब एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट वाले पहुंच रहे थे। इसका इसने डिस्ट्राइक किया, इसका इसने, इसका इसने, इसलिए पूरा इधर का 50 का इफेक्ट जैसे जैसे था इधर के 50 का इफेक्ट वैसे वैसे काउंटर बैलेंस करता गया और वहाँ पे मिला डार्कनेस। हुआ तो सुपरपोजिशन ही 100 सोर्स से जाने वाले लिए था, लेकिन सबने जो अपना इफेक्ट दिखाया वो पेयर में देखा जाए तो सब एक दूसरे को नलिफाई कर दिया, खत्म हो गया, सबका इफेक्ट बेकार हो गया, वहां मिला डार्क। सबने तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया तो मिल जाएगा डार्क। अगर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो, पाथ डिफरेंस क्या हो, 2 लैम्डा हो, तो फर्स्ट एंड 100 में 2 लैम्डा है, तो फर्स्ट एंड 50 वाले में लैम्डा है, और फर्स्ट एंड 25 वाले में लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 लैम्डा है तो ये इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 25 के 4 ग्रुप बन गए। हमें चाहिए वैसे 2 पॉइंट जिनमें पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, उनको लगाएंगे। ऐड ही तो करना है सबको। देखो मान लो ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ऐसे करके +98 + 99 + 100 ऐसे करें, ऐसे करें तो लोग पेयर बनाते हैं ना, इसका 99 वाले के साथ कर देते हैं, 2 वाले का 98 वाले के साथ 100 हो जाएगा, 3 वाले का 97 के साथ 100 हो जाएगा, 4 का 96 के साथ 100 हो जाएगा। ऐसे ऐसे पेयर में बना सकते हैं और सबको ऐड कर दिया, जो आना है आ जाएगा। अब सबने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब 1 भी है, -1 भी है। देखो तुम्हारे पास था 1 2 3 4, तो -1 -2 -3 -4 भी है, तो -1 वाले को -1 वाले से लड़ाई करा दो, 0 हो जाएगा। 2 वाले को -2 वाले के साथ करा दिया। तो वैसे ही सबका इफेक्ट देख रहे हो, जिसका नेगेटिव है उतना उसका पॉजिटिव भी है, क्योंकि पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 मींस एक दूसरे के इफेक्ट को डैमेज करना, नलिफाई कर देना। तो वैसे ही है यहाँ 100 सोर्स थे, अगर 2 लैम्डा है इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, इन दोनों में 2 लैम्डा का डिफरेंस है, इसमें और इसमें लैम्डा का डिफरेंस है, और इसमें लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस है। तो फर्स्ट वाला 26 वाले से लड़ेगा, सेकंड वाला 27 वाले से लड़ेगा, थर्ड वाला 28 वाले से लड़ेगा, ऐसे कर करके 24 वाला 49 से लड़ गया और 25 वाला 50 से लड़ गया। और इधर वाले का इफेक्ट इसने कैंसिल कर दिया, इधर वाले का इफेक्ट इसने कैंसिल कर दिया, चारों टीम मर गए। डार्कनेस 2 लैम्डा पे भी डार्कनेस। 3 लैम्डा होगा तो क्या करोगे, 1 2 और इस तरह से 3 लैम्डा है, इसमें डिफरेंस, इसमें किसमें, एक्सट्रीम रेज में। पार्ट डिफरेंस हमेशा एक्सट्रीम रेज में डिफ्रैक्शन के लिए यहाँ फर्स्ट वाला और लास्ट वाला इसका देखते हैं। अगर 3 लैम्डा है डिफरेंस तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें। क्या कर दें, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसमें और इसमें 3 लैम्डा का डिफरेंस है, इसमें 2 लैम्डा का डिफरेंस होगा, और इसमें लैम्डा का डिफरेंस होगा, और इसके हाफ में लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस। इसलिए इसका इफेक्ट इधर वाले ने कैंसिल कर दिया, इसका इफेक्ट इधर वाले ने, इसका इफेक्ट इधर वाले ने। 6 पेयर बन गए 100 सोर्स का, 6 पार्ट बन गए, एक पार्ट इसको कैंसिल कर दिया और यहाँ मिला डार्क। सो लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, सब डार्क हो, क्योंकि इवन पेयर बनेंगे, और इवन नंबर वाले में ग्रुप जो बनेंगे तो एक ग्रुप दूसरे को, एक ग्रुप दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये लैम्डा बाई 2 वाले मिलते जाएंगे, लैम्डा बाई 2 वाले सब एक दूसरे को मार देंगे। समझ गया। और देखो अगर हमारा पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 हो जाए, क्या हो जाए, 3 लैम्डा बाई 2 हो जाए, तो ये ऐसे बन जाए 3 लैम्डा बाई 2 मीन्स लैम्डा बाई 2 का 3 पार्ट कर दो, इसमें और इसमें है ना 3 लैम्डा बाई 2, 3 पार्ट कर दिया इसका, तो ये इसमें लैम्डा बाई 2 रह जाएगा, इसमें लैम्डा रह जाएगा, इसमें 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा डिफरेंस। हमें लैम्डा बाई 2 वाला चाहिए,
तो इसमें लैम्डा बाई 2 है, तो इसमें लैम्डा बाई 2 होगा, इसमें लैम्डा बाई 2 होगा, इसका इसके साथ लैम्डा बाई 2 होगा। इस तरह से जो जितने लैम्डा बाई 2 डिफरेंस वाले हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये सब मर जाएंगे, ये बच जाएगा, तो वहां पे बनेगा ब्राइट। ये तो दो टीम मर गए, लेकिन इसके तो एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं, सब एक ही रिएक्शन में इफेक्ट डाल रहे हैं, तो ये तो बच जाएगा, इसका तो वहां पे इफेक्ट आएगा, वहां पे जो है खराब उसको लगना पड़ेगा इससे। अब समझो 3 लैम्डा बाई 2 का देखा, अगर लैम्डा बाई 2 होता तो लैम्डा बाई 2 होता तो ऐसे होता, जिसमें कि इधर वाला अलाउड ही नहीं है, स्लिट तो तुम्हारा इतना ही है, तो जितना इफेक्ट हो रहा है सब हमारा एक ही डायरेक्शन में इफेक्ट हो रहा है भाई, कोई एक दूसरे को मारेगा नहीं, 100 सोर्स पूरे के पूरे पहुंचेंगे वहां पे, एक दूसरे को सपोर्ट करता हुआ, कोई एक दूसरे को डैमेज नहीं करेगा। नेगेटिव है तो सबका नेगेटिव है, पॉजिटिव होता तो सबका पॉजिटिव ही होता, इसलिए ये एक दूसरे को सपोर्ट करता हुआ वहां पे ब्राइट पॉइंट बनाएंगे। तो लैम्डा बाई 2 ब्राइट पॉइंट बनाएगा, 3 लैम्डा बाई 2 ब्राइट बनाएगा, 5 लैम्डा बाई 2 ब्राइट बनाएगा। क्यों 5 लैम्डा बाई 2 होगा तो 1 लैम्डा 2 लैम्डा और लैम्डा बाई 2 ऐसे करेंगे, 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसका इसने कैंसिल किया, इसका इसने कैंसिल किया, ये वाला बच गया। अब ध्यान दो, सबसे पहला जो तुम्हें ब्राइट मिलेगा वो लैम्डा बाई 2 के लिए मिलेगा, सबसे पहला ब्राइट लैम्डा बाई 2 के लिए मिलेगा, जो भले ही सेंट्रल ब्राइट मिल जाए। उसके बाद जो ब्राइट देखो, जो पहला ब्राइट मिलेगा उसमें ऑल 100 सोर्स विल कंट्रीब्यूट। नेक्स्ट ब्राइट कब मिलेगा 3 लैम्डा बाई 2, उसमें क्या होगा 100 में से 2/3 तो शहीद हो जाएंगे, 1/3 ही कंट्रीब्यूट करेंगे, मीन्स 100 के बदले में 33 सोर्स ही कंट्रीब्यूट करेंगे, बाकी 33 मरा गए, बच गए हैं 33 सोर्स का कंट्रीब्यूशन होगा। किसके लिए, सेंट्रल ब्राइट के बाद B1 के लिए, ये तो ब्राइटनेस तो कम हो ही जाएगा। जिस सेंट्रल ब्राइट में तुम्हारा ऑल द 100 सोर्स का कंट्रीब्यूशन था, B1 के लिए 3 लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस, 3 लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस में तो ये दो तो शहीद हो गए, दो ग्रुप, एक ही ग्रुप तो बचा, 33% सोर्स विल कंट्रीब्यूट फॉर B1। उसके बाद जो पार्ट डिफरेंस आएगा 5 लैम्डा बाई 2, तो इसमें 20 सोर्स के 5 ग्रुप बने, 2 मर गए, बच गया एक, यानी ओनली 20% विल कंट्रीब्यूट फॉर B2। 20% ही है सोर्स, तो उसका इंटेंसिटी और कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कम ही सोर्स अब वहां कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कम होना चाहिए। दो फैक्टर है, सेंट्रल ब्राइट जो बनता है वो लैम्डा बाई 2 के कॉरस्पॉन्डिंग बनता है, ठीक है। उसके बाद जो बनता है वो B1 वो होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग भाई, तो 3 लैम्डा बाई 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। एक तो डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा, सेंट्रल ब्राइट में डिस्टेंस कम होता है, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा, और दूसरा इसमें 33% कंट्रीब्यूट करेगा, इसमें 100% कंट्रीब्यूट करेगा, और इस वाले में जो B2 है उसमें ओनली 20% कंट्रीब्यूट करेगा, आगे और कम होता जाएगा। सो इंटेंसिटी का कम होना जस्टिफाइड है। दो रीजन से इंटेंसिटी कम हो रहे हैं, एक तो डिस्टेंस थोड़ा बढ़ रहा है, सेंट्रल के रिस्पेक्ट में थोड़ा डिस्टेंस तो बढ़ रहा है उधर सेकेंडरी ब्राइट का, दूसरा कि इफेक्टिव नंबर ऑफ सोर्सेस को कम होते जा रहे हैं। सेंट्रल ब्राइट के लिए पूरा 100% सोर्स, सेकेंडरी ब्राइट के लिए ओनली 33% ऑफ सोर्स विल कंट्रीब्यूट B1 के लिए, B2 के लिए ओनली 20% विल कंट्रीब्यूट, बाकी 80% सही हो गए, एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर दिए, इसलिए इंटेंसिटी कम हो रहा है। अब सेंट्रल ब्राइट कितना बड़ा है, कितना इसका थिकनेस है, वो जानने के लिए हम लोग डार्क पॉइंट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, डार्क पॉइंट ढूंढेंगे। कहाँ पे डार्क है, तो बताओ डार्क पॉइंट के लिए क्या ढूंढना चाहिए हमें, डार्क पॉइंट के लिए क्या ढूंढना चाहिए, क्या लिखें, एन लैम्डा होता है डार्क पॉइंट के लिए। अगर फर्स्ट डार्क चाहिए तो एन का वैल्यू 1 रखेंगे, एक्स का वैल्यू क्या मिला, एन लैम्डा डी बाई डी, ये मिला। फर्स्ट डार्क मिला n इक्वल टू 1 पे, कितने पे मिला फर्स्ट डार्क। सेकेंड डार्क कब मिला, थर्ड डार्क 3 लैम्डा डी बाई डी, फोर्थ डार्क 4 लैम्डा डी बाई डी। बोला कर भाई,
फोर्थ डार्ट कब मिलेगा? अब इनको प्लॉट कर, ये तो सेंट्रल ब्राइट है बीच वाला। फर्स्ट डार्ट कहाँ मिला था? बीटा पे। फर्स्ट डार्ट कहाँ मिला था? बीटा पे, इधर लैम्डा डी बाई डी पे मिला था। तो फर्स्ट डार्ट इधर भी मिलेगा बीटा पे, और डार्ट D1 से D1 तक का एक्सपेंशन है, वही सेंट्रल ब्राइट का विड्थ है। दूसरा डार्ट कब मिला? 2 बीटा पे, देखिए ये जितना है उतना ही ये 2 बीटा पे मिला है ना, इसलिए ये भी बीटा और ये भी बीटा। थर्ड डार्क जो मिला है डार्क वो मिला है 3 बीटा, मतलब बीटा और आगे बढ़ जाओ। इधर भी वैसे ही है, D2 मिलेगा इधर, ये D1 था, इधर D2 मिलेगा, फिर से ये बीटा, वैसे ही बीटा बीटा आगे बढ़ता जाएगा। मीन्स ऑल सेकेंडरी ब्राइट्स विल हैव सेम थिकनेस बीटा, लैम्डा डी बाई डी। लेकिन सेंट्रल ब्राइट D1 इधर से D1 इधर तक कितना विड्थ? 2 बीटा। डार्क से डार्क का हम लोग एक्सपेंशन समझते हैं। YDAC में जो फर्स्ट डार्क मिला था वो मिला था लैम्डा डी बाई 2D पे, यहाँ पे मिला था, इधर भी लैम्डा डी बाई 2D पे, इसलिए फ्रिंज विड्थ नहीं बीटा रह गया। जो सेकंड डार्क मिलता था 3 लैम्डा डी बाई 2D पे मिलता था, इसलिए उसमें तो पैटर्न देख लिए थे। इसमें क्या है, फर्स्ट डार्क ही मिलेगा तुम्हें बीटा पे, दूसरा डार्क 2 बीटा पे, 3 बीटा पे, तो वैसे ही इधर भी मिलेगा बीटा पे, 2 बीटा, 3 बीटा, और ये बीच वाला सेंट्रल ब्राइट का पार्ट है। सो सेंट्रल ब्राइट विल हैव डबल थिकनेस, ठीक है। उसका हम लोग एंगुलर विड्थ अगर देखेंगे तो ये भी डबल होगा, 2 बीटा अपॉन कैपिटल डी। याद होगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितने एंगल में सेंट्रल ब्राइट है, तो 2 लैम्डा डी बाई डी अपॉन कैपिटल डी, 2 लैम्डा बाई डी। समझ में आया? तो ये जो 3 पॉइंट्स थे, अब देखो तीनों का आंसर मिला है। सेंट्रल ब्राइट इधर बीटा, इधर सेंट्रल ब्राइट 2 बीटा मिलेंगे, क्योंकि डार्क ही मिल रहा है हमें बीटा पे। इंटेंसिटी इज सेम एट ऑल पॉइंट, इंटेंसिटी वेरिएशन क्यों हुआ? क्योंकि इफेक्टिव डिस्टेंस एंड इफेक्टिव नंबर ऑफ सोर्स रिड्यूस होते जा रहे हैं सेकेंडरी ब्राइट के लिए। और कंडीशन क्यों उल्टा हुआ वो भी समझ में अपने आप आ रही। कंडीशन क्यों उल्टा? क्योंकि n लैम्डा रखोगे तो इवन नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 डिफरेंस वाले। इवन नंबर ऑफ ग्रुप बनने से सब लड़ जाएंगे, सब मर जाएंगे। नलिफाई कर लो, कुछ समझ में आया? इस स्टोरी को कैसे लिखवा सकता हूँ? नहीं लिखवा सकता। देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो 86 नंबर क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो। डिफ्रैक्शन पैटर्न बाय सिंगल स्टेट एक्सपेरिमेंट एंड डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मिनिमा एंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बस ये मैं दिखा दे रहा हूँ, बता चुका हूँ। पढ़ो क्या लिखा है। डिफ्रैक्शन पैटर्न टेक्स प्लेस superposition of secondary wavelets emitted by different part of the single slit। सिंगल स्लिट के डिफरेंट सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं वो हजारों हैं, लाखों हैं या 100 आपने समझा, उनके सुपरपोजिशन से बना है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम सिंगल फ्रेंड, ये दिया हुआ है शोन इन फिगर। अब देखो व्हेन प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ जो लेंस लगा हुआ है उस लेंस पे आप इग्नोर करो, क्योंकि लेंस सिर्फ इस पर्पस के लिए लगा हुआ है कि जो ये लाइट जा रहे हैं वो ज़्यादा आगे डिस्टेंस पे स्क्रीन मिलने पे वहाँ पे फोकस होंगे, तो उसको पहले ही हमें फोकस करके लेना है। तो लेंस लगा दिया, कन्वर्ट करा दिया कम डिस्टेंस, कम डिस्टेंस से फोकस कराने के लिए इस लेंस का काम क्या है? ये तो काम है पैरेलल जो है उसको जल्दी से कन्वर्ट करा के स्क्रीन पे लेना, नहीं तो स्क्रीन बहुत आगे रखने पड़ेंगे। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आपको देखना है कि कितने एंगल पे क्या बन रहा है, ब्राइट बन रहा है, डार्क बनना है, तो आप उसको पहले ही कन्वर्ट करा लो, लेंस लगा। तो लेंस का कुछ खास इफेक्ट नहीं है, जो एंगुलर पोजीशन डार्क का बनना है वही बनना है। इसलिए अभी देखो पाथ डिफरेंस के लिए ये है, ये है तुम्हारा पाथ डिफरेंस। पढ़ो क्या लिखा है। व्हेन वेव फ्रंट W डैश falls on the narrow slit AB, each point of the unblocked portion ADB, ये है unblocked portion, ऊपर वाला क्या है? blocked portion। अनब्लॉक्ड जो है हमारा पोर्शन ADB of the wave front sends out secondary wavelets in all direction। और आगे क्या लिखा है? meeting at a central point O on the screen, जो central point पे है, the path difference between the wave is 0 and hence secondary wave in reinforce, जो सारे secondary wavelets चल रहे हैं reinforce करेंगे each other and giving rise to central maxima at point O। तो देंगे। Consider secondary wavelet traveling in a direction making
थीटा विद द डीओ लाइन, मतलब सेंट्रल लाइन से डीओ से थीटा एंगल पे जाता हुआ को कंसीडर कर रहे हैं एट पॉइंट पी। ऑब्वियसली द पाथ डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम सेकेंडरी वेव रीचिंग एट पी फ्रॉम ए एंड बी, एक्सट्रीम से ए एंड बी, इनसे पहुंचने वाले का पाथ डिफरेंस तो क्या होगा भाई, तो वो है बी सी। देख रहे हो बी और ये है सी, ये वाला सी है बी सी, पाथ डिफरेंस बी सी है, वो क्या है, तो ए बी साइन थीटा लिख दिया ना, ए बी साइन थीटा, थीटा दिखा भी रहा है यहाँ, तो ए बी साइन थीटा इज द पाथ डिफरेंस या ए साइन थीटा बोले। ए मतलब यहाँ पे स्मॉल डी, ए मीन्स क्या है यहाँ पे स्मॉल डी, ये ए है, ये थीटा है, तो क्या हो गया, ए साइन थीटा हो गया, सीधा ए साइन थीटा। अगर आपको एक्स के टर्म में चाहिए तो साइन थीटा को tan थीटा बनाओ, नहीं तो ऐसे ही छोड़ो। इफ दिस पाथ डिफरेंस, ये जो पाथ डिफरेंस आया ए साइन थीटा, ए साइन थीटा का मतलब हो गया एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। क्लियर है? अब समझो जो मैंने स्टोरी बताया वो अगर याद है, समझते हो, तो ये सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होगा, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। पढ़ो क्या लिखा है, इफ दिस पाथ डिफरेंस इज लैम्डा then point P will have minimum intensity, the dark point. In this situation wave front, ये जो हमारा wave front total है जो wave front may be supposed to consist of two equal halves. पूरा जो wave front है उसको हम समझ सकते हैं two equal half में, ऊपर वाला 50% अलग, नीचे वाला 50% अलग, may be supposed to be two equal halves known as a half period element, इनको half period elements बोलते हैं, AD and DB, AD and DB। बोर्ड पे देखो AD इधर वाला और ये DB ये वाला, दो इक्वल पार्ट में समझ गए, AD and DB। अब देखो AD and DB and every point on AD, there will be a corresponding point on DB having a path difference lambda by 2। ऊपर वाले के हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग नीचे वाले हाफ में एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिसके लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है। फर्स्ट वाले का 51 वाला सोर्स, सेकंड वाले का 52 वाला सोर्स, थर्ड वाले का 53 वाला सोर्स। यही कह रहा है corresponding to and every point on AD ऊपर वाला there will be corresponding point on DB having a path difference lambda by 2. Consequently they nullify effect of each other and point P behaves as first secondary minimum। वो बिहेव करेगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, मतलब डॉट की तरह सेकेंडरी मिनिमा। फिर देखो इन जनरल इफ पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा, इन जनरल अगर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा n लैम्डा हो देन nth सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा। n लैम्डा के लिए 1 लैम्डा के लिए फर्स्ट वाला, 2 लैम्डा के लिए d2 मिलेगा, 3 लैम्डा के लिए d3 मिलेगा, 4 लैम्डा के लिए d4 मिलेगा। nth सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा corresponding to that angle of diffraction, उस एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन के लिए ये मिलेगा। बिकॉज ऐसा क्यों मिल रहा है, बिकॉज देन द वेव फ्रंट जो AB है पूरा AB is nullified by, because in that case wave front AB is divided into even number of half period elements जो नलिफाई करते थे। इवन नंबर ऑफ हाफ में 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, ऐसा बनेगा 16 बन गए हाफ पीरियड एलिमेंट्स। एंड इफेक्ट ऑफ एन ऑड नंबर हाफ एलिमेंट, फर्स्ट वाला सेकंड से, ऑड नंबर फर्स्ट वाला सेकंड से, थर्ड वाला फोर्थ से, तो ऑड नंबर ऑफ हाफ एलिमेंट, ऑड नंबर हाफ पीरियड एलिमेंट्स इज नलिफाइड बाय इवन नंबर हाफ पीरियड एलिमेंट्स। फर्स्ट वाला सेकंड से, थर्ड वाला फोर्थ से, फाइव वाला 6 से नलिफाइड हो जाएंगे और मिल जाएगा डार्क। समझ गए वही स्टोरी। और अगर एक पॉइंट P1 ऑन द स्क्रीन BP1 and AB differ by 3 lambda by 2, 3 lambda by 2 से अगर डिफर कर जाए then point P will be the position of first secondary maximum। 3 lambda by 2 किसके लिए मिलेगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, मतलब B1। lambda by 2 सेंटर वाले का पार्ट बनता है, 3 lambda by 2 पे बनता है B1, याद होगा। Because in this situation the wave front AB may be divided into 3 equal parts, 3 equal part ऐसे डिवाइड होगा, 3 lambda by 2 है, ठीक है। 3 equal parts are that part difference between corresponding points on first and second part will be lambda by 2, first और second वाले में lambda by 2 होगा and will nullify, but secondary waves from third part remain as such and give rise to first secondary maxima whose intensity will be much less than that of central maximum।
ठीक है।